हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सोल्यूबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, पहले पढ़ा सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद पढ़ा था हम सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हमने पढ़ा था और उसके दो फैक्टर पढ़े थे। अब दूसरा हमारा है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहला तो क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा गैस इन लिक्विड। इसमें भी हमको कुछ फैक्टर्स पढ़ने से पहला है नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर कैसी होनी चाहिए कि वो उस लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाए, गैस उस लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाए। तो देखो इसमें क्या होता है, जो गैस इजीली लिक्विड के साथ में रिएक्शन करेगी, या ऐसे बोल सकते हैं जो गैस आसानी से आयोनाइज हो जाएगी, जो गैस आसानी से क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, किसमें, लिक्विड में। वो गैस क्या होगी, वो गैस आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। दोबारा से देख लो, देखो जो गैस इजीली लिक्विड के साथ में रिएक्शन करने का मतलब क्या है, जब उसके आयंस बनेंगे तभी रिएक्शन होती है। तो जो गैस लिक्विड के साथ में इजीली रिएक्शन करे या उसमें आयोनाइज हो जाए, वो क्या होगी, वो इजीली उसमें क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे जो NH3 गैस होती है वो वाटर में सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होती है, ऑर्डर देख रहे हैं कि हम। उसके बाद जैसे HCl गैस होती है, डिसॉल्व हो जाती है आसानी से। SO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, तो ये हमारा एक ऑर्डर होता है कि डिसॉल्व होने का। सबसे ज़्यादा NH3 गैस डिसॉल्व होती है, आयोनाइज हो जाएगी वाटर में। HCl होती है, फिर SO2, O2 और N2 गैस, ये हमारा आयोनाइज गैस है, ऐसे आयोनाइज होती है, ऐसे रिएक्शन करती है वाटर के साथ में। तो ध्यान रखना, सीधा सिंपल सा है, जो गैस आसानी से रिएक्ट कर जाए लिक्विड के साथ में या आयोनाइज हो जाए लिक्विड के साथ में, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके आयंस बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और इनका ऑर्डर ये होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गए। सेकंड पॉइंट देखो, नेचर ऑफ गैस। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा था सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। इंपॉर्टेंट लगा लेने इसको, ये पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, गैस इन लिक्विड वाले में, सॉलिड इन लिक्विड वाले में अलग था, गैस इन लिक्विड में अलग टाइप से थोड़ा सा है तो वैसे ही। लेकिन इसमें देखो, इसमें स्पेशल जो दो तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम टेम्परेचर देंगे इसको, तो देखो एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर निकलना है, तो पहले इसमें से हीट जो हो रही है वो बाहर निकल रही है। अब हम इसका और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको तो हीट नहीं चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए ही नहीं, ये तो टेम्परेचर पहले ही हीट को बाहर फेंक रही है, और टेम्परेचर इसको हीट और दे रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है, दो एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो होती है, इनमें जो रिएक्शन चलती है वो चलती है एंडोथर्मिक टाइप की। मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। एंडोथर्मिक मतलब, एंडो मतलब क्या होता है, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर को, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, मतलब हीट अपने अंदर ले रही है। तो हीट हमको इसको दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं, तो क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस में कि इनकी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा से देख लो इसको, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट गैस इन लिक्विड पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर क्या पड़ता है, इसमें जो रिएक्शन चलती है वो एक्सोथर्मिक चलती है। मतलब इसमें हीट बाहर निकलती रहती है, इसको हीट चाहिए नहीं। अगर हम इसको हीट देंगे
तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन दो हाइड्रोजन हीलियम गैस जिसमें एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन चलती है। अब एंडोथर्मिक चलेगी तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो एंडोथर्मिक में हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको हीट मिलेगी, तो इसके लिए अच्छा होगा, मतलब ये सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए। इसके बाद तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक साइंटिस्ट के नाम से लॉ भी चलता है, हेनरीज लॉ, और इफेक्ट है वो प्रेशर का इफेक्ट। थर्ड नंबर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर इफेक्ट का प्रेशर का इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। तो हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक अपना लॉ दिया था जिसको क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान रखना, गैस इन लिक्विड पर, गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं हम, तो गैस इन लिक्विड पर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो किसने बताया था, हेनरी ने बताया, इसलिए इसको हेनरी लॉ बोलते हैं। देखो इसको समझो, बहुत सिंपल है ये। देखो मान लो हमने एक बीकर लिया, ये ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल सिंपल है वैसे और इम्पोर्टेंट भी है। एक बीकर लिया हमने, इसके एप्लीकेशंस आएंगे और इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉ भी, एप्लीकेशंस भी और लिमिटेशंस भी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लॉ और एप्लीकेशन। तो देखो ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, ध्यान से समझ लेना, इसको लिक्विड भर दिया इसमें। इसको कंटेनर को बंद कर दिया और इसमें हमने गैस भी भर दी कुछ, मान लो कुछ गैस इसके अंदर है और कुछ ऐसे बाहर है। तो हमने क्या क्या भरा, लिक्विड इस कंटेनर या बीकर में और गैस भर दी। गैस है मतलब वो वेपर फॉर्म में है, तो क्या होगी, ये जो गैस है ये कंटेनर की इस ऊपर जो भी हमने इसको बंद किया है, कवर किया है, इस पर क्या करेगी, इस पर प्रेशर डालेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ऐसे ही ये गैस ऊपर की साइड करेगी, ऐसे ही ये गैस जो है ये लिक्विड की सरफेस पर करेगी, नीचे की साइड, लिक्विड भी तो है नीचे, तो नीचे भी क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। कुछ गैस मान लो इधर की साइड भी, हर साइड क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, एग्जर्ट करेगी प्रेशर। तो देखो इसमें हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है और गैस लिए। तो गैस वेपर फॉर्म में होती है, तो क्या कर रही है, गैस इस पर ऊपर जो भी इसका ढक्कन लगाया है उस पर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। इसके अलावा कुछ गैस इस लिक्विड की सरफेस पर भी क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। तो इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर थोड़ा सा हो गया ना, एक तो ऊपर लगा रहे एक नीचे, मतलब आधा प्रेशर हो गया एक तरह से। या इसको एक ऐसे मान सकते हैं, मान लो इसमें गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है। तो मान लो नाइट्रोजन गैस तो इधर प्रेशर लगा रही है और ऑक्सीजन गैस इधर प्रेशर लगा रही है लिक्विड सरफेस पर, तो उसको बोला जाता है किसी एक गैस को, मतलब जैसे मान लो बहुत सारी गैस है उसमें एक गैस देख रहे हैं, उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। किसी एक गैस का प्रेशर क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। या ऐसे देख सकते हैं कि आधी गैस तो इस ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगा रही है और आधी गैस इस लिक्विड की सरफेस पर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। हमको लिक्विड की सरफेस से मतलब है, तो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगा रही है। तो देखो जितने मोल, अब ध्यान से देखना, जितने मोल इस गैस के होंगे इस बीकर में, जितने मोल इस गैस के बीकर में होंगे उतना ही वो प्रेशर लगाएगी। मान लो ज्यादा मोल्स डाल दिए इसमें, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेंगे, मान लो ज्यादा मोल डाल दिए तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो एक दीवार है, उस पर अगर दो जने अगर इसको खिसकाने की कोशिश करे तो नहीं खिसकेगी, लेकिन मान लो इस दीवार पर 100 लोग आ गए तो ये दीवार शायद हो सकती गिर भी जाए। तो ऐसा ही सेम ऐसे इसमें होता है कि अगर कम गैस है, मतलब गैस के मोल कम है, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा।
इसके मोल ज्यादा है गैस के इसमें, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा लगाएगी वो। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, उसको डिनोट करते हैं P से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं हम, x से डिनोट करते हैं। ये x से इधर ऐसे लिख देना, चाहे छोटा लिख दो, स्मॉल x लिख दो। तो पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये पार्शियल प्रेशर किसका, जो लिक्विड पर लग रहा है, लिक्विड की सरफेस पर लग रहा है, गैस का लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर होगा। सीधा तुमको ध्यान रखना है, जितने ज्यादा मोल्स होंगे गैस के इसमें, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। मान लो इसके मोल्स कम है तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, इसके मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है हेनरीज लॉ। सीधा सा रिलेशन है, पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो x यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये तो क्या है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर होगा ये तो, और x क्या होता है यहाँ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब देखो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो लगा रहे हैं KH इंटू एक्स, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब देखो यहां पर जो KH है इसको बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट आ गए तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जैसे मान लो गैस कांस्टेंट होता है या एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 10⁻23 होता है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू सेम तो है लेकिन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है। मान लो ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू हमको कुछ और मिल जाएगी, तो नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू कुछ और मिलती है। मतलब KH की, ये तो मैं वैसे वैल्यू बता रहा हूं, इतनी होती नहीं है। तो KH की वैल्यू नाइट्रोजन गैस के लिए फिक्स रहेगी, ऑक्सीजन गैस के लिए फिक्स रहेगी, हाइड्रोजन के लिए फिक्स रहेगी, हीलियम के लिए फिक्स रहेगी। मतलब वैल्यू तो फिक्स है लेकिन अलग अलग गैस के लिए फिक्स है। ये अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग फिक्स है। तो ये होती है हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो यहां से एक रिलेशन ऐसे भी निकलता है। अगर हम यहां से KH देखें तो KH क्या आ जाएगा, तो P x इसके इधर लेके आएंगे क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू KH। अब जो x होता है ये ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी से ही रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होगा, सोल्यूबिलिटी से ही रिलेटेड होता है। ये गैस की सोल्यूबिलिटी से ही रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना, जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी, अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखना, जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होती है उस गैस के लिए उस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिस गैस के लिए KH का मान जितना ज्यादा होगा, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होती है। इसलिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती है उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसके लिए क्या होती है, KH की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना एक तरह से, ये KH और X इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड होता है। ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड होता है, ये सोल्यूबिलिटी से। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, तो KH की वैल्यू जिस गैस के लिए ज्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो KH की वैल्यू N2 और O2 के लिए ज्यादा होती है, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये होता है हमारा हेनरी लॉ। दोबारा से देख लो, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। मान लो दीवार है, इस पर 2 स्टूडेंट्स अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो दीवार नहीं गिरेगी। मान लो इस पर 100-200 आ गए तो दीवार शायद गिर भी सकती है। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा। ऐसे ही जितने ज्यादा गैस के मोल्स उतने ज्यादा उसका प्रेशर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा। KH लगाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है साइंटिस्ट के नाम पर। इसके लिए KH की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, ऑक्सीजन के अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग, नाइट्रोजन, हीलियम सब के लिए अलग अलग होती है। अगर KH देखे तो क्या आएगा, P/X आएगा। तो KH जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए X की वैल्यू कम होगी। मतलब सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड होता है X किससे रिलेटेड होगा, सोल्यूबिलिटी से। तो जिसके लिए KH की वैल्यू
जितनी ज़्यादा होगी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए N2 और O2 जो गैस होती है उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी, कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये हमारा हो गया हेनरी लॉ। अब हम हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो एप्लीकेशंस भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एप्लीकेशन देखेंगे हम। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो इसके एप्लीकेशन, फर्स्ट तो तुमको पता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें CO2 गैस भरी हुई होती है। उसको पैक किया होता है, टाइट बंद किया होता है, पैक किया होता है बोतल्स को। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स होती है उसमें CO2 को पैक करते हैं। क्यों टाइट पैक करते हैं उनको, क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाए, उस लिक्विड में, जो लिक्विड है उसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो फर्स्ट तो एप्लीकेशन इसका ये होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए CO2 की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें क्या करते हैं, या सोडा वाटर जो होता है उसमें बोतल्स को अच्छे से पैक किया जाता है हाई प्रेशर पर। फर्स्ट क्या बताया कि CO2 को, CO2 क्या इंक्रीज करनी है हमको, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है। किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स होती है, सोडा वाटर की जो बोतल्स होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर पर, उसको प्रेशर दिया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है। इस पर क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर पैक किया जाता है, इसको पैक किया जाता है हाई प्रेशर पर। अब देखो मान लो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, इसका ये ढक्कन हो गया, तो इसमें ये इसका लिक्विड है और इसमें CO2 गैस भी है। तो क्या होगा, इसको हाई प्रेशर पर पैक किया जाएगा, तो इसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इस गैस की, इस CO2 गैस की सोल्युबिलिटी भी इस लिक्विड में क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। CO2 की सोल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। देखो प्रेशर लिखा और एक्स किससे रिलेटेड होता है, सोल्युबिलिटी से। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे इस गैस का, उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हाई प्रेशर पर गैस को पैक किया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन ये इसका। सेकंड देखो, अब इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या कहता है, देखो सेकंड एप्लीकेशन, इसको एक एग्जांपल समझाऊं तुमको। मान लो ये हमारा अर्थ का लेवल है, सरफेस है, और ये हमारा है पहाड़, माउंटेन, और ये हमारा समुद्र है। तो ये हमारा माउंटेन का लेवल, मतलब हमारा सरफेस है, अर्थ का लेवल है। इस पर कोई भी एक आदमी खड़ा हुआ है, एक माउंटेन पर है, और एक सी में कोई भी, मान लो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो होते हैं, वो तैरते हैं। तो देखो ध्यान से, एक तो हमारा अर्थ का लेवल है, एक माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं मतलब पहाड़ पर है, और एक है हमारा सी का लेवल, मतलब समुद्र में जो है, समुद्र में भी कुछ रिसर्च करने के लिए जो भी जाते हैं। तो देखो ध्यान देना, जैसे ही हम यहाँ पर मान लो 1 ATM प्रेशर है, मान के चल रहे हैं, मान लो 1 ATM प्रेशर है हमारे अर्थ के लेवल पर। तो देखो जैसे हम नीचे जाएंगे, तो नीचे जा तो प्रेशर क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक तो 1 ATM लग रहा है, उससे नीचे और गए तो 1 ATM से ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा प्रेशर तो गैस का। और यहाँ पर हम ऊपर चले गए, देखो इतना ऊपर चले गए, तो 1 ATM से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम हो जाएगा। जो क्लाइंबर्स होते हैं या हाई एल्टीट्यूड पर जो जाते हैं उन पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जो समुद्र में जो भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं या डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, उनके लिए प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थ के लेवल की बजाय यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो इनसे रिलेटेड ये है हमारा दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन। तो दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे स्कूबा डाइवर्स का, और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन क्लाइंबर्स का जो माउंटेन पर जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स का तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये अर्थ का लेवल है,
ये हमने सी ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, माउंटेन क्लाइंबर्स, मतलब हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ प्रेशर एक एटीएम, तो यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, कम होगा। इससे रिलेटेड ये दूसरा पढ़ेंगे, ये तीसरा। तो देखो ध्यान से, चलो यहीं से देख लो। यहाँ सेकंड नंबर बता रहा हूं मैं पहले। सेकंड नंबर देखो, जो मान लो ये हमारा सी है, समुद्र है, इसमें ये स्कूडा डाइवर्स है, स्कूडा डाइवर्स बोलते हैं, स्कूडा डाइवर्स, या इनको क्या बोला जाता है, डीप सी डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स। तो देखो ये स्कूडा डाइवर्स या डीप सी डाइवर्स जो है, ये इधर गया तो इस पर प्रेशर, कुछ प्रेशर लगा, पानी का प्रेशर तो लगेगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके अलावा पानी का प्रेशर तो लगेगा इस पर, जितना नीचे जाएगा। और ये चला गया और नीचे, तो इस पर पानी का और ज्यादा प्रेशर लग गया, और ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। तो क्या होगा, जब नीचे जाएगा तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाता है, तुमको पता होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है, उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये नीचे जाएगा, तो इसको रिसर्च वगैरह के लिए, जिसके लिए भी, तो नीचे जाएगा ये। तो इस जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उस पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, तब तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे जा रहा है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा इस पर, जितना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब मैंने तुमको बताया था प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन किससे रिलेटेड होता है, मोल फ्रैक्शन रिलेटेड होता है सॉल्युबिलिटी से। तो जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, इनकी जो स्कूडा डाइवर्स है, इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले गया है या फिर नाइट्रोजन भी उसमें मिलाकर ले गया है, उसकी क्या होगी, उसकी इसकी बॉडी में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। प्रेशर लगेगा इस पर, नीचे जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की कितनी होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी गैस ले गया, ऑक्सीजन गैस ले गया, उसकी सॉल्युबिलिटी इसके शरीर में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसकी जो नसें होती हैं, जो कैपिलरीज होती है, उसमें गैस उतनी ही ज़्यादा आती जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उसकी ब्लड में, हमारे में उतनी बढ़ती जाएगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मेन प्रॉब्लम कब होगी, मेन प्रॉब्लम होगी जब ये ऊपर आएगा, जब ये ऊपर सरफेस पर आएगा। तो जैसे ये सरफेस पर आता है, जैसे ही क्या होगा, ये जैसे ये सरफेस पर आएगा, तो सरफेस पर आएगा तो इसकी जो नसें होती है, उसमें से इसकी जो नसें होगी उसमें क्या हो जाएगा, इसकी नसें फूल जाएगी, और उसमें से जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इस मेडिकल कंडीशन को बोला जाता है, एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इस मेडिकल कंडीशन क्या बोला जाता है, बैंड डिजीज बोली जाती है, बैंड या बैंड्स डिजीज बोली जाती है। और इसके लिए जो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं या स्कूडा डाइवर्स जो होते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब इसके साथ में हीलियम गैस और मिलाते हैं। क्वेश्चन भी बनता है, पी ब्लॉक में हमारा बनेगा क्वेश्चन ये, कि हीलियम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम जो होते हैं वो डाइल्यूट होता है, मतलब ज़्यादा हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं डालता है, उसका प्रेशर नहीं बढ़ने देता गैसों का। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी उस स्कूडा डाइवर्स के सिलेंडर में भरे होते हैं, इनका परसेंटेज भी होता है। ऑक्सीजन हीलियम का परसेंटेज होता है 11.7, 56.2 नाइट्रोजन का, 32.1 होता है ऑक्सीजन का। 11.7 ये परसेंटेज ध्यान रखना, 56.2, 32.1%। तो हीलियम का होता है 11.7, नाइट्रोजन का होता है 56.2, 32.1 होता है ऑक्सीजन का। तो इसलिए जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें इन दोनों गैसों के अलावा हीलियम्स भी भरी जाती है, क्योंकि डाइल्यूट गैस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा सोल्युबल नहीं हो पाती है, इसी कारण इसको भी लिया जाता है। तो दोबारा देख लो, जो स्कूडा डाइवर्स होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, पानी में जाएंगे, उन पर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, जो उसके साथ सिलेंडर है उनकी बढ़ती जाएगी। मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब वो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो
उसके सरफेस पर आएगा तो इसमें जो गैस इसके कैपिलरीज में गई थी वो गैस क्या होगी, उनकी नसों में से, कैपिलरी नस में से क्या होगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। नस को तोड़ते हुए बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी, शरीर फूल जाएगा मतलब। तो इसको एक मेडिकल कंडीशन बोला जाता है। इसमें डेथ तक भी हो सकती है। इसको मेडिकल कंडीशन क्या बोला जाता है, इसको बेंट्स बोला जाता है। और इसके लिए स्कूडा डाइवर्स के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरी जाती है। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं अब हम। थर्ड एप्लीकेशन होता है हमारा ये वाला हाई एल्टीट्यूड का। अब ध्यान से देखो, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम है क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटता जाएगा ऊपर जितना जाएंगे। तो हाई एल्टीट्यूड पर जो भी लोग जाते हैं या माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, उसमें उसको ऑक्सीजन जो होती है वो कम मात्रा में मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी, प्रेशर गैस का घटता जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा, तो उनको ऑक्सीजन जो होती है वो क्या मिलती है, ऑक्सीजन कम मिल पाती है। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इसको भी एक मेडिकल कंडीशन बोला जाता है। इस मेडिकल कंडीशंस को बोला जाता है, इससे एक डिजीज हो जाता है, इसको बोला जाता है एनोक्सिया। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, एनोक्सिया। और इसको क्या बोला था, बेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। इसमें क्या होता है, इसमें हाई एल्टीट्यूड वाले में इस एनोक्सिया डिजीज जो होती है, इसमें क्या होता है, इस एनोक्सिया डिजीज में जो व्यक्ति की सोचने और समझने की जो कैपेसिटी होती है, जो उनकी सोचने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब ख़त्म सी हो जाती है। वो उनकी थिंकिंग पावर क्लियरली सोच नहीं पाते और थिंकिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनोक्सिया। ये तीन हमारे एप्लीकेशंस थे। दोबारा से देख लो, CO2 को सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर पर पैक किया जाता है। दूसरा स्कूडा डाइवर्स के लिए होता है कि जैसे नीचे जाते हैं तो उसमें प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा तो गैस भी ज़्यादा इसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे ऊपर आते हैं तो मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है, फफोले बन जाते हैं शरीर से, क्या नसों से क्या निकलता है, जो कैपिलरीज होती है उससे गैसें बाहर निकलती है। इसके लिए इसको मेडिकल कंडीशन को बेंट्स बोलते हैं। इसमें हीलियम और भरी जाती है इससे बचने के लिए। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले में क्या होता है, ऑक्सीजन उनको कम मिल पाती है, मेडिकल कंडीशन एनोक्सिया बोलते हैं, जिसमें थिंकिंग पावर कम हो जाती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट ये ध्यान रखना इनको। ये एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गए, इसके लिमिटेशंस और देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस देखो, लिमिटेशंस क्या होता है कि प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाई, और दूसरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है लिक्विड जो होगा वो तुमको पता है, तभी हीलियम लेते हैं, डाइल्यूट होती है हीलियम, इसलिए ज़्यादा उसमें कि स्कूडा डाइवर्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो लिक्विड शुड बी वेरी डाइल्यूट, तो ये हमारे तीन इसके लिमिटेशंस है। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और लिक्विड क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा हेनरीज लॉ। इससे आगे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और इनको ढंग से पढ़ना, इससे आगे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।